वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन पार्ट 2। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। यस, सो लास्ट टाइम इन पार्ट 1 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सर्टेन टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की थी, और जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ अब इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे वो सारे के सारे प्रोसेस जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पार्ट 1 में भी जाना है। जैसे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए हमें स्टेप बाय मैनर में कौन कौन से प्रोसेस लगेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस भी जीन सीक्वेंस में या जिसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, उसको आइसोलेट करना है। तो जीन आइसोलेट करने से पहले तो हमें डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा, राइट। सो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब इस पूरे डीएनए में से फॉर एग्जांपल ये हमारा डीएनए है, ये हमारा डीएनए है। अब मेरा जीन यहां पर प्रेजेंट है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर स्ट्रेच को क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर सीजर यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा, सेपरेट आउट करना पड़ेगा, ताकि मुझे अपना ये वाला जो है फ्रेगमेंट मिल जाए, डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट मिल जाए। ठीक है, तो दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ठीक है, अब रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के बाद हमें क्या करना है, बहुत सारे फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। अपेंड्रोफ ट्यूब में काम हो रहा है, एक छोटी सी ट्यूब है इस तरीके की, इसके अंदर ही तो ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होंगे। ठीक है, तो अब हमें अपना सेपरेट आउट कैसे करना है, तो सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको जेल पर रन करेंगे, यही करेंगे ना। और जेल पर रन करके हमें बहुत सारे बैंड्स मिलेंगे, और इसको हमने क्या कहा था, हमने इसको बोला था एगरोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, आइसोलेशन ऑफ अ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, कैसे, जेल से। और वो टेक्निक क्या थी, उस टेक्निक को कहा था इल्यूशन। ठीक है, तो हमने पहले अपना डीएनए आइसोलेट किया, फिर पूरा डीएनए आइसोलेट किया जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करके हमने उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को, डाइजेस्टेड फ्रेगमेंट को सेपरेट आउट कर लिया, और फिर उसको जेल पर रन कर दिया। जेल पर रन करने के बाद मान लिया फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोडक्ट है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने इस प्रोडक्ट का क्या किया, इस प्रोडक्ट का मैंने इल्यूशन किया। ठीक है, तो मैंने इल्यूशन करने के बाद अपने जो आइसोलेटेड डिजायर्ड फ्रेगमेंट था उसको सेपरेट आउट कर लिया। अब ये जो मेरा फ्रेगमेंट है, इल्यूटेड प्रोडक्ट है ये वाला, इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे क्लोन करना है, तो आई नीड अ क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो ये मेरा क्लोनिंग वेक्टर रहा। अब ये मेरा क्लोनिंग वेक्टर रहा, तो इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने क्लोनिंग कर दी। क्लोनिंग करेंगे यानी कि पहले तो, क्लोनिंग से पहले तो हमें अपने इस फ्रेगमेंट को, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, हमारा डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है, इसको हम इस वेक्टर में क्या करेंगे, लाइगेट करेंगे, लाइगेशन, तो हम लाइगेट करेंगे। ठीक है, तो लाइगेट करने के लिए हमने लाइगेशन लगा दिया, और लाइगेशन में ये रहा हमारा वेक्टर और ये रहा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, बन गया हमारा काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए। ठीक है, सो लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो मेरा प्राइमरिक डीएनए है या ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको मैं क्या करूंगी, होस्ट सेल में ट्रांसफर करूंगी, और उसके लिए होस्ट सेल को मुझे पहले से कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा विद द ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, है ना। कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट करके उसकी जो सेल वॉल है उसमें हल्के हल्के पोर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि जब मैं टेम्परेचर वाला झटका दूं उसे 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो वो फटाफट से मेरे प्लाज्मिड को अंदर ले ले। ठीक है, उसके बाद हम ये जो होस्ट सेल है उसको सेपरेट आउट करेंगे, कैसे, भाई हमारा जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसमें हमारे सेलेक्टेबल मार्कर्स भी तो हैं, उसके बेसिस पर हम उसे सेपरेट आउट कर लेंगे। अब
सेपरेट आउट कर लिया, लेकिन अगर हम लैब में ही ग्रो करते रहेंगे तो हम कितना ही ग्रो कर पाएंगे। हमें अल्टीमेटली तो अपना प्रोडक्ट लार्ज स्केल में बनाना है ना, लार्ज स्केल में बनेगा जब भी तो हम उसे सेल कर पाएंगे, तभी हम उसकी वैल्यू कितनी है कितनी नहीं है मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा, तभी तो हमें फीडबैक मिलेगा। तो हमें उसको प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में ग्रो करना पड़ेगा। लार्ज स्केल में ग्रो करने के लिए हमें उस होस्ट सेल को कल्चर करना पड़ेगा बड़े बड़े टैंकर्स में, जिसे बोला जाएगा बायोरिएक्टर्स, और फिर वहां से अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इतने ये वाले पॉइंट्स, यहां तक के पॉइंट्स तो हमने 1 to लेके 5, ये तो हमने लास्ट टाइम थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं, टेक्निक क्या होती है वो हमने पार्ट 1 में समझ लिया था। अब यहां पर हम इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ गया प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए, तो सबसे पहला क्या था पॉइंट? सबसे पहला था आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ये जो डीएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल हमारा, जिसे हमें आइसोलेट करना है, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, उसको आइसोलेट हम करें कैसे? वो है तो एक सेल के अंदर, राइट? ये हमारी सेल है, ठीक है, यहाँ पर ये डीएनए पड़ा हुआ है। अब मेरे को यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी है भाई, ठीक है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी हैं, ठीक है, यहाँ वैक्यूल्स भी हैं, यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, साइटोप्लाज्म भी है, मेम्ब्रेन्स भी हैं, लाइसोसोम्स भी हैं, और मुझे ये वाला पार्ट जो मेरा डीएनए है उसको मुझे सेपरेट आउट करना है। भाई मैं कैसे करूं? ठीक है, तो ये एक अपने आप में चैलेंज है कि मैं कैसे इस डीएनए को बाकी ये जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं इनसे सेपरेट आउट करूं, क्योंकि यहाँ पर तो भाई बहुत सारे ऑर्गेनेलीज भी हैं, यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी है, यहाँ सेल वॉल भी है, यहाँ सेल मेम्ब्रेन भी है, यहाँ वैक्यूल भी है, यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, यानी कि इसमें मैं कहूं तो डीएनए के अलावा अगर मैं कहूं तो प्रोटीन भी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, ठीक है, आरएनए भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से और भी पॉलीसेकेराइड, लिपिड्स ऑब्वियसली लिपिड भी है। अगर हम मैक्रोमोलिक्यूल के लेवल पर ही बात करें तो अलग अलग ऑर्गन पे, अलग अलग चीजों में ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स भी अवेलेबल हैं अपार्ट फ्रॉम डीएनए। तो मुझे उस डीएनए को बाकी मैक्रोमोलिक्यूल से सेपरेट आउट करना है, तो वो कैसे होगा? ठीक है, तो सिंस डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन, वी हैव टू ब्रेक सेल। सबसे पहले तो जो हमारी सेल है जिसके अंदर डीएनए, उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब हम उसे तोड़ेंगे, ओपन करेंगे, तो उस डीएनए के साथ साथ जब हमने यहाँ पर पोर्स क्रिएट कर दिए, यहाँ हमने पोर्स क्रिएट कर दिए किसी भी तरीके से, फिजिकली स्टीयरिंग करी मोटर इन पेसल में, तो उसकी सेल वॉल रप्चर हो गई, इस तरह से बाहर आ गया, या हमने किसी तरीके से केमिकल ट्रीटमेंट किया, कुछ भी किया, लेकिन डीएनए के साथ साथ हमारे को उस अपेंड्रोफ ट्यूब में और क्या क्या मिल जाएगा? भाई आरएनए भी बाहर निकलेगा, यहाँ प्रेजेंट है, प्रोटीन भी बाहर निकलेगी, किसी ना किसी ऑर्गन के साथ प्रेजेंट है, कुछ पॉलीसेकेराइड्स मैक्रोमोलिक्यूल होंगे, कुछ लिपिड होंगे, ये सब भी बाहर निकलेंगे। ठीक है, और हमारे को क्या करना है? हमारे को अपने डीएनए को बाकी जितने भी ये आरएनए, प्रोटीन वगैरह हैं, इनसे सेपरेट आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हमारी जो बैक्टीरियल सेल है, अगर बैक्टीरियल सेल है तो हम उसको एक एंजाइम से ट्रीट करेंगे जिसे बोलते हैं लाइसोजाइम। ठीक है, और अगर हमारी प्लांट सेल है, प्लांट सेल से हमारे को अपना डीएनए आइसोलेट करना है, तो उसकी ऑब्वियसली सेल वॉल में सेलुलोज होगा, तो सेलुलोज को हमें डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तो हम सेल्यूलेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर हम किसी फंगस से आइसोलेट कर रहे हैं तो उसकी सेल वॉल पर काइटिनेज एंजाइम का प्रयोग करेंगे, ताकि उसकी सेल वॉल को हम क्या कर सके? डिसरप्ट कर सके, हटा सके वहां से उसको। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? ये जो हमारा सैंपल है जिसमें हमने फिजिकली किया या फिर एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट करके उसकी बाहर की जो मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, उसको हटाया, वेदर वी आर यूजिंग लाइसोजाइम, वेदर वी आर यूजिंग सेल्यूलेज और काइटिन, इन सबको हटा के सेल वॉल हटा दी। अब बाकी सारा कंटेंट आ गया अपेंड्रोफ ट्यूब में। अब अपेंड्रोफ ट्यूब में हमने सेल हटाई है, लेकिन अभी भी वहां पर लिपिड भी मौजूद है, वहां पर आरएनए भी मौजूद है, वहां प्रोटीन भी मौजूद है। इनको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको हटाने के लिए हम उस अपने सैंपल को डिफरेंट एंजाइम से ट्रीट करेंगे। जैसे कि अगर हमने आरएनए से
आरएनए को हटाना है तो हमें राइबोन्यूक्लियस से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर हमें प्रोटीन को वहां से हटाना है, और हटाना होगा ही, तभी तो हम डीएनए को आइसोलेट कर पाएंगे, तो हमें प्रोटीएज से ट्रीट करना पड़ेगा। तो प्रोटीन और आरएनए ये सारा का सारा क्या होगा, और हर ट्रीटमेंट के बाद हम क्या करेंगे, उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो उसमें नीचे इस तरीके की ट्यूब में नीचे यहाँ पर जो डेब्रीज हैं, यानी जिन जिन चीजों को हमको क्या करना था, सेपरेट आउट करना था, वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। और ऊपर की तरफ जो सुपरनेटेंट बचेगा, यहां पर हमारा डीएनए बच जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ डेब्रीज बचे रहेंगे, जिसमें प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होगा, आरएनए भी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से, और ऊपर का जो सुपरनेटेंट है उसमें एक दो और स्टेप्स होते हैं, जिसमें ऑलरेडी आपको इतना डिटेल बताने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी जो हमारा ऊपर का जो सुपरनेटेंट है, जिसमें हमारा डीएनए यहाँ पर अवेलेबल होता है, उसको जो है सेपरेट आउट करके एक दूसरे ट्यूब में लेके, अगर हम इसमें चिल्ड इथेनॉल डाल देते हैं, तो हमारे को इस तरीके से, ये दिखाई दे रहा है ना आपको, इस तरीके से हमारे को अपना जो डीएनए है वो नजर आने लगता है, एक फाइन थ्रेड की फॉर्म में नजर आने लगता है, जिसे हम सेपरेट आउट फिर कर लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? पहले हम सेल वॉल हटाएंगे। सेल वॉल हटाने के लिए डिफरेंट एंजाइम, जैसे कि लाइसोजाइम, काइटिनेज, सेल्यूलेज का ट्रीटमेंट करेंगे। देख उस चीज के हिसाब से कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, कौन सा सैंपल साइज है, वेदर इट इज प्लांट, फंगस और बैक्टीरिया। उसके बाद जो अदर माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनको हटाने के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट से उन सबको क्या करेंगे, हटा देंगे, डीनेचर कर देंगे। और देन हम 100% एल्कोहल में जो है, चिल्ड इथेनॉल में हम अपना डीएनए सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, चलें आगे। ये हमारा डीएनए सेपरेट आउट हो गया। अब इस डीएनए सेपरेट आउट से अकेला क्या होना है, मेरा तो इस पूरे के डीएनए में छोटा सा पार्ट है, उस पार्ट को भी अलग करना है। तो जब उस पार्ट को अलग करना है, तो मुझे ये जो मेरा डीएनए है, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराना पड़ेगा, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब ट्रीट कराते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। ठीक है, तो इसको ट्रीट कराने के लिए हमें अपने आइसोलेटेड जो डीएनए मॉलिक्यूल है, उसको उस रेस्पेक्टिव रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ ट्रीट कराना पड़ेगा, जिससे हम उसके वेक्टर को भी ट्रीट कराएंगे, सेम एंजाइम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंसर्ट जो है हमारा, यानी कि मुझे लिखना चाहिए हमारा टेम्पलेट डीएनए, टेम्पलेट या डीएनए जो हमारा है, और हम डीएनए कह सकते हैं, और हम जीन ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये जो भी है। और ये जो हमारा वेक्टर है, इन दोनों को ही हम किससे ट्रीट कराएंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराएंगे, ताकि दोनों का जो कट है वो उसी जगह पर लगे और वो वापस लाइगेट हो सके। ठीक है, और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराने के लिए हमारा ये जो सैंपल है, इसमें मान लिया हमारा डीएनए पड़ा हुआ है, इसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो हमारा जो ट्रीटमेंट है वो हो जाता है। और इस ट्रीटमेंट को स्टॉप करने के लिए, ये हो गया हमारा रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। अब लगातार और जगह डाइजेशन ना हो, उसको रोकने के लिए फिर हम 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 15 मिनट के लिए रख देते हैं। तो हमारा ये ट्रीटमेंट जो है वो स्टॉप हो जाता है। ये होता है हमारा रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। मैंने आपको रफली आइडिया दिया है। ठीक है, अब ये जो हमारा डाइजेस्टेड प्रोडक्ट मिला, इस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को लेने के लिए हम क्या करेंगे, इस डाइजेस्टेड प्रोडक्ट को लेने के लिए हम दोबारा से एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि भाई डीएनए तो डाइजेस्ट हो गया है, लेकिन हो सकता है उस पर और भी साइट्स हो उस पर्टिकुलर रिकॉग्निशन के लिए। तो मेरा साइज तो 600 वाला है, तो यहां मार्कर डीएनए के साथ जो मेरा साइज होगा, मैं उसको सेपरेट आउट कर लूंगा या कर लूंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, agarose gel electrophoresis. So agarose gel electrophoresis is employed to check the progression of a restriction enzyme digestion. DNA is negatively charged, तो ये कहां से कहां मूव करेगा, ये एनोड टूवर्ड्स एनोड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि डाइजेस्टेड प्रोडक्ट एज वेल एज जो वेक्टर डीएनए है, ये फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है प्लस ये हमारा वेक्टर है,
इन दोनों को अब हमें क्या करना है, हमने अपना प्रोडक्ट डाइजेस्ट कर लिया है, अब हम इनको लाइगेट करेंगे। हम इसको लाइगेट करेंगे। कैसे लाइगेट करेंगे? लाइगेट करने के लिए हम यहाँ पर डालेंगे रिएक्शन में लाइगेज एंजाइम। ठीक है, लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद एक रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है, लाइगेशन के लिए क्या करते हैं, लाइगेशन के लिए अपेंड्रॉफ ट्यूब को ज्यादा नहीं, ओवरनाइट 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अप्रोक्सीमेटली मैं आपको आइडिया दे रही हूं, ओवरनाइट 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपेंड्रॉफ ट्यूब को रख दिया जाता है विद लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो लाइगेशन हो जाता है। चलिए, अब हमारा प्रोडक्ट रिकॉम्बिनेंट बन गया है। अब भाई हमारी कॉपीज बहुत कम है और हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को जो है सेल्स में क्लोनिंग करें, ट्रांसफॉर्मेशन करें। तो एक दूसरा तरीका भी है, जरूरी नहीं है आप इकोलाई में करें। हमारे को उस जो है, अगर हमारा प्रोडक्ट कम है या हमारा कोई और एम है, तो हम अपनी, अगर हमारे पास प्रोडक्ट बहुत कम है या कोई और एम है, तो हम जरूरी नहीं है कॉम्पिटेंट सेल में उसका मल्टीप्लिकेशन कराएं, क्लोनिंग कराएं। हमारे पास एक और टेक्निक होती है जिसे बोलते हैं पीसीआर। उसके थ्रू भी हम एक सिंगल कॉपी को भी हम मल्टीप्लाई करके मिलियंस ऑफ कॉपी बना सकते हैं। और इस पीसीआर की पूरी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होती है? पॉलीमरेज चेन reaction. ठीक है, so it is a method of making multiple copies of DNA sequence using the enzyme DNA polymerase in vitro condition. यानी कि अगर हमारे को अपने कॉपी जीन ऑफ इंटरेस्ट को इन विवो नहीं करना है, इन विवो मतलब विद इन सेल, तो हम इन विट्रो तरीके से यानी आउटसाइड द सेल भी उसको हम मल्टीपल कॉपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये एक मशीन होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की। ठीक है, तो इट हेल्प टू एम्प्लीफाई अ सिंगल कॉपी और फ्यू कॉपी ऑफ डीएनए इनटू थाउजेंड्स टू मिलियंस कॉपी ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट और योर डीएनए। और जो पीसीआर रिएक्शन है वो एक मशीन में रन होता है जिसे बोलते हैं थर्मल साइक्लर। ये जो है इसे थर्मल साइक्लर बोलेंगे। और इसमें हम अपने जो फ्रेगमेंटेड है, ये जो लाइगेटेड प्रोडक्ट है, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक अपेंड्रॉफ ट्यूब है। इस अपेंड्रॉफ ट्यूब में हमने अपना सैंपल डाला, एक ही कॉपी डाली। ठीक है, अब आपको पता है एक से क्या होगा, डीएनए कैसे होता है, 1 से 2, 2 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लाइक दिस वो एम्प्लीफाई होता जाता है। ठीक है, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में वही सारे स्टेप्स यूज होते हैं जो एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन में होते हैं, जैसे कि डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे, वही होंगे जो नॉर्मली डीएनए रेप्लिकेशन जब होगा किसी सेल के अंदर, जैसे कि जिस डीएनए को मल्टीप्लाई होना है तो वो उसको हम इस टाइम पर बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए, जिसको हमें एम्प्लीफाई करना है। ठीक है, तो टेम्पलेट डीएनए होना चाहिए हमारे पास, जो कि हमने अभी लाइगेट करके अपने रेस्ट्रिक्टेड डाइजेस्ट प्रोडक्ट से प्लाज्मिड के साथ लाइगेट करके बना रखा है। ठीक है, उसको करने के लिए एम्प्लीफाई कब होगा, जब हमारे पास प्राइमर्स होंगे, प्राइमर लगेगा तभी तो एम्प्लीफाई होगा। तो भाई हमारे पास प्राइमर भी होने चाहिए, यानी हमें उसका डीएनए का सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। राइट, तो ये प्राइमर क्या होता है, दीज आर स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो ऑलरेडी पता चल जाते हैं। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं और उसकी स्टडी करके पता लगते हैं कि हमें कौन कौन से प्राइमर्स चाहिए, हमारा जीन है कौन सा और कहाँ से हमें कौन से प्राइमर यहाँ पर लगेंगे। एम्प्लीफाई होने के लिए हमें एक एंजाइम की भी आवश्यकता होगी और एंजाइम होगा डीएनए पॉलीमरेज, और इस केस में होगा ये टैग डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है, नॉर्मली सेल के अंदर इन विवो कंडीशंस में 3 एंजाइम है, पॉलीमरेज 1, पॉलीमरेज 2, पॉलीमरेज 3। राइट, पॉलीमरेज 3 होता है, वो क्या करता है, एम्प्लीफिकेशन के लिए, बाकी दोनों रिपेयर के लिए हैं। तो ये जो टॉएक पॉलीमरेज है, चूंकि ये आउटसाइड द सेल हो रहा है, तो ये इसके 3 स्टेप्स हैं, यानी कि एक होगा डीनेचुरेशन, यानी कि जो हमारा डीएनए स्टैंड है, ये जो हमारा डीएनए टेम्पलेट है, इसके बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको तोड़नी पड़ेगी, तभी तो दोनों अलग अलग होंगे। फिर यहाँ और यहाँ, लाइक अगर ये यहीं पे देख लेते हैं, ये एक डीएनए है, अगर ये सेपरेट आउट नहीं होगा तो ये प्राइमर लगेंगे कैसे,
इसलिए इनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटना जरूरी है, और वो होगा डीनेचुरेशन से। और डीनेचुरेशन कितने पे होता है? 95 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। हाई टेम्परेचर पर होगा तभी तो उसके बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगी तब रेस्पेक्टिव जगह पर जाकर जब टेम्परेचर लो डाउन करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 55 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे, तब रेस्पेक्टिव जगह पर जाकर प्राइमर्स जाके लगेंगे और वो अपनी सिंथेसिस शुरू करेंगे। अब ये करने के लिए तो इन विवो कंडीशन नहीं है, इन विट्रो कंडीशन है ये, इन विट्रो। तो हमने एंजाइम तो पहले ही डाल रखा है, और एंजाइम होते हैं हीट सेंसिटिव। तो अगर हम नॉर्मल एंजाइम डालेंगे तो वो तो डीनेचुरेशन में, वो खुद ही एंजाइम प्रोटीन है, डीनेचर हो जाएगा इतने हाई टेम्परेचर पर, 90 डिग्री पर। तो साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसे एंजाइम की खोज की जो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म से मिला जो हॉट वाटर स्प्रिंग में पाया जाता था। किसमें पाया जाता था? हॉट वाटर स्प्रिंग, ठीक है। तो इसको था कि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, और ये मिला था किससे? थर्मस एक्वेटिकस। टैग मींस थर्मा, टी फॉर जीनस है, एक्वेटिकस स्पीशीज, थर्मस एक्वेटिकस नाम के बैक्टीरिया से आइसोलेट हुआ। यहां से टी लिया, यहां से ए क्यू। सो ये जो पॉलीमराइजेशन के लिए जो एंजाइम पीसीआर में यूज होता है वो होता है टैग डीएनए पॉलीमरेज, या टैग पॉलीमरेज शॉर्ट में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम यहां पर होगा, और ऑब्वियसली एज अ बिल्डिंग ब्लॉक न्यूक्लियोटाइड्स अवेलेबल होंगे, यानी कि जिसे हम डीएनटीपीज भी कह सकते हैं, ठीक है। ये सारे की सारी चीजें हमारे को चाहिए अगर हमें इन विट्रो कंडीशंस में, यानी कि सेल के बाहर मशीन के थ्रू एक कॉपी से मिलियंस ऑफ कॉपी अपने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर की बनानी है। तो बात समझ में आ गई। स्टेप्स 3 हैं। डीनेचुरेशन, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से टूटेगी। एनिलिंग, जब प्राइमर जाके अपनी अपनी रेस्पेक्टिव जगह पर जाके लग जाएंगे। देन एक्सटेंशन, यानी कि सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, जब ये जो टैग पॉलीमरेज है ये डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स को इंसर्ट करना शुरू कर देगा और सिंथेसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके, समझ आ गया। मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए, अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, बहुत सारी कॉपी नंबर हमें मिल गई हैं। अब इस काफी जो अमाउंट में हमारा भाई डीएनए बहुत कम था, अब इसको हमें क्या करना है? होस्ट सेल में अब हमें डालना है। तो होस्ट सेल में डालने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए, हमने अपने कम प्रोडक्ट था, डायरेक्ट नहीं डाला, हमने पहले पीसीआर से मल्टीप्लाई कर लिया। होस्ट सेल को फिर हमने कॉम्पिटेंट बना लिया, जो कि हम पार्ट 1 में देख चुके हैं कि कॉम्पिटेंट हम बनाएंगे कैसे, कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट से, या फिर अलग ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, है ना, जैसे इलेक्ट्रोपोरेशन, उससे भी हम पोर्स क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अपना जो लाइगेटेड डीएनए है, ठीक है, उसको रिसिपिएंट सेल के अंदर डाल देंगे, ठीक है। सो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, वो प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था, याद करिए, उसको हम फिर इकोलाई सेल में डाल देंगे। तो ये जो हमारा प्लाज्मिड है, से फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां पर है हमारा ये एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है, और यहां पर हमारा से फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। तो हमने एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाले में डाल दिया और हमने फिर उसको प्लेटिंग कर दी, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। तो एंटीबायोटिक के बेसिस पर, यानी रेप्लिका प्लेटिंग मेथड के थ्रू हम ये पता लगा लेंगे कि हमारा कौन सा जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो सेल्स कौन सी हैं, ठीक है, और अनट्रांसफॉर्मेंट्स को हम सेपरेट आउट कर देंगे, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक डालेंगे, अगर हमने टेट्रासाइक्लिन में क्लोन किया है, तो अगर हमने यहां पर क्लोन किया है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, तो टेट्रासाइक्लिन का क्या हो गया? इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। तो वो सेल्स ग्रो कर पाएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पसिलिन ओनली। ये पूरा डिटेल में ऑलरेडी पार्ट 1 में बता चुकी हूं, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूं। लेकिन इस मेथड के थ्रू, इंसर्जनल इनएक्टिवेशन मेथड के थ्रू, चाहे हम ब्लू व्हाइट कॉलोनी के थ्रू देखें, स्क्रीनिंग करें अपनी रिकॉम्बिनेंट
सेल्स की, ट्रांसफॉर्म सेल्स की, या रेप्लिका प्लेटिंग के थ्रू करें, हम अपनी ट्रांसफॉर्म सेल्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं, हम उन्हें पहचान लेते हैं और अनट्रांसफॉर्म वन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, आफ्टर हैविंग cloned the gene of interest and having optimized the condition to induce expression of target protein, यानी कि हमने अपनी सेल्स में उनको ट्रांसफर कर दिया, उसको क्लोनिंग होने दी और उसके बाद वो हाई अमाउंट में हमारा जीन मिल गया। और जीन अब वो क्या कर रहा है, वो जीन, अब जीन का क्या करेंगे, यानी जीन से कोई ना कोई प्रोटीन तो बनेगी ना, प्रोटीन ही एक्सप्रेस होगी, प्रोटीन जब एक्सप्रेस होगी तो अपना करेक्टर बताएगी, है ना। वो चाहे किसी चीज के लिए टॉलरेंस का करेक्टर बता रही हो, या वो किसी चीज का विटामिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रही हो। ठीक है, अगर हमने कोई ऐसा जीन लिया है, या किसी प्लांट की अगर हम बात करें तो उसकी फ्रूट का साइज बढ़ा रही हो, जो भी है, अल्टीमेटली तो वो प्रोटीन ही होगी। ठीक है, तो हमें अब ये देखना पड़ेगा जो हमारी टारगेट प्रोटीन है वो एक्सप्रेस कर रही है या नहीं, और फिर वो चेक करने के बाद हम अपने इस प्रोडक्ट को, ये जो हमारी सेल्स बन गई हैं ट्रांसफॉर्म सेल्स, इसको हम लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे, बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, सो इफ एनी प्रोटीन एनकोडेड जीन इज एक्सप्रेस्ड का मतलब यहां पर होता है प्रोटीन बनाना। एक्सप्रेशन का मतलब यहां पर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी में एक्सप्रेस का मतलब है वो जीन एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब उस जीन से वो प्रोटीन बन रही है या नहीं। ठीक है, इन अ हेट्रोलोगस होस्ट इट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन बनी, इसको इस टाइम पर रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन टर्म दिया जाएगा, क्योंकि वो हम अब उस होस्ट में नहीं बनी है जिसकी वो थी, क्योंकि हमने जीन वहां से ले लिया और दूसरे वेक्टर में हमने उस जीन को डाल दिया। ठीक है, और तीसरे सेल में हमने उसको ग्रो कर दिया। यही तो किया हमने, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया प्लांट से लेने के बाद उस पूरे डीएनए से हमने अपना फ्रेगमेंट कट करके लाइगेट कर दिया एक प्लाज्मिड वेक्टर के साथ, और फिर ई कोलाई सेल में उसको ग्रो किया। तो हेट्रोलोगस हो गया कि नहीं, कि पहले वो जीन प्रेजेंट था भाई प्लांट में, और फिर हम उसे बैक्टीरिया में ग्रो कर रहे हैं। तो वो जो उस जीन का जो एक्सप्रेशन है, यानी जीन प्रोटीन बना रहा है कहाँ, बैक्टीरिया में, तो इसे जो प्रोटीन बन रहा है उसे हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कह रहे हैं। सो द सेल्स हार्बोरिंग क्लोन्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट मे बी ग्रोन ऑन स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी में तो ये स्मॉल स्केल पर ही ग्रो करेगा, लेकिन एक बार कंफर्म हो जाने से कि भाई प्रोटीन बन रही है, सही बन रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट आउट करेंगे और फिर बड़े लेवल पर लार्ज स्केल में उसको ग्रो करते हैं। ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम की स्टडी लैब तक रहती है, लेकिन अगर जब कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, जब कोई प्रोडक्ट सही कई जनरेशंस तक कई बार एक्सपेरिमेंट्स रिपीट करके, क्योंकि बैक्टीरिया है 24 घंटे में ग्रो कर जाता है, तो कई बार एक्सपेरिमेंट्स जो है रिपीट होते हैं। रिपीट होने के बाद जब कंसिस्टेंटली उसके सही रिजल्ट्स आते हैं तो उसको फिर लार्ज स्केल में ग्रो किया जाता है, और जिसमें ग्रो किया जाता है उनको बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। ये बड़े बड़े फर्मेंटर्स होते हैं जिनका वॉल्यूम जो है 100 से लेके 1000 लीटर तक का होता है। इसके अंदर वो बैक्टीरिया का कल्चर डाला जाता है, और फिर जो बायोरिएक्टर है उसमें उनको जो है कन्वर्ट किया जाता है, प्रोडक्ट्स को वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और इसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि हम, चाहे हमारा माइक्रोबियल प्लांट है, चाहे हमारा एनिमल प्रोडक्ट है, चाहे हमारे ह्यूमन सेल्स हैं, वो जो है स्टेराइल एनवायरनमेंट में, ठीक है, कंटामिनेशन बीच में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मेंटेन्ड रहें। और उसके कुछ ग्रोथ, मतलब क्योंकि सेल्स हैं, सेल्स के अंदर हमारा काइमेरिक डीएनए डला हुआ है, ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं, तो उसकी जो ग्रोथ कंडीशंस हैं वो ऑप्टिमम रहें। ग्रोथ कंडीशंस ऑप्टिमम रहने के लिए उसका टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, वाइटामिन्स, ऑक्सीजन, इन सभी का जो लेवल है, ये जो पैरामीटर्स हैं, उनका ध्यान हमें रखना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए, ये बायोरिएक्टर्स की पिक्चर दिखाई हुई है। ये है एक बायोरिएक्टर जो हमारी बुक से है, और ये एक इंडस्ट्री का बायोरिएक्टर्स दिखाए हुए हैं। इतने बड़े बड़े ये बायोरिएक्टर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से लगातार ये क्या होता है, ये रोटेट होता रहता है, एजिटेशन सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन मिलती रहती है, और जो हमारा जो मीडिया है जिसमें हमारी ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं वो यहाँ पर ग्रो करती रहती है। ठीक है, चलिए, इसके बाद डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, मींस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बायोसिंथेटिक स्टेज। अभी तक हमने क्या किया, हमने सिंथेसाइज की है अपनी प्रोटीन को, और जब ये
स्टेज कंप्लीट हो गई, इसके बाद क्या होगा, द प्रोडक्ट हैज टू बी सब्जेक्ट थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस बिफोर इट इज रेडी फॉर मार्केटिंग। जब हमारा प्रोडक्ट बन गया, बायोसिंथेसिस हो गई उसकी, उसके बाद इसको बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा इससे पहले कि हम इसे मार्केट में लॉन्च करें। हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या क्या होगा, सेपरेशन, उस प्रोडक्ट का सेपरेशन कैसे होगा, प्योरिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, राइट, विच आर कलेक्टिवली ट्रांसफर टू डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। और इसको कलेक्टिवली, इस प्रोसेस को, सेपरेशन और प्योरिफिकेशन को, दोनों को मिला के कहा जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज टू बी फॉर्मुलेट विद अ सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव भी इसमें डाले जाते हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर टाइम से पहले खराब ना हो। सच फॉर्मुलेशन हैज टू बी अंडरगो थ्रू अ क्लिनिकल ट्रायल्स। उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स भी होते हैं छोटे छोटे एनिमल्स पर, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्लिनिकल ट्रायल्स किस पे होते हैं, छोटे छोटे माइस पे होते हैं, ठीक है, माइस पर होते हैं। उसके बाद माइस के बाद गिनी पिग्स पर भी होते हैं, फिर मंकी पर होते हैं। जब ड्रग ट्रायल्स हो रहे होते हैं तो कई सारे ट्रायल्स के बाद उसको मार्केट में लॉन्च किया जाता है। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग फॉर ईच प्रोडक्ट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अगर ह्यूमन डायग्नोस्टिक्स रिलेटेड है, ह्यूमन एंटीबायोटिक्स हैं, ह्यूमन वैक्सीन्स हैं, तो अलग तरीके, मतलब हर एक का, हर प्रोडक्ट के हिसाब से उसकी जो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल पर जब वो चीजें सारी खरी उतरती हैं, उसके बाद ही जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में लॉन्च होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये सारा पॉइंट। चलिए अब बात करते हैं हम एक और टॉपिक आपका इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, काफी आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सुना होगा। डीएनए प्रिंटिंग क्या होता है? डीएनए प्रिंटिंग इज नथिंग एल्स बट इट इज डीएनए प्रोफाइलिंग. It is a process used to determine nucleotide sequence at a certain part of a DNA that is unique in all human beings. डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं? हम लोगों का भी आजकल फिंगरप्रिंट लिया जाता है ना, आधार कार्ड है, हमारा बैंक है, सब जगह क्या होता है कि थंब का फिंगरप्रिंट दीजिए। यानी कि मेरा और मेरे किसी भी नोन का, मेरे बेटे का या मेरे किसी फादर का, मदर का, सभी के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। ठीक है, किसी भी दो इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो सकते। तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या मतलब मिल रहा है कि आपकी डीएनए का जो पर्टिकुलर एक सेट है, उसको अगर हम डाइजेस्ट करें उस डीएनए को, तो उसमें जो बैंड का पैटर्न आएगा अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर वेट कट होता है, वो दूसरे इंडिविजुअल से सेपरेट होगा। ठीक है, ये होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस किसी एक पर्टिकुलर डीएनए के स्ट्रेच का क्या है, और इट इज यूनिक। हर ह्यूमन बीइंग में ये क्या होते हैं? यूनिक होता है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि नॉर्मली ह्यूमन बीइंग्स में 3.2 लगभग अप्रोक्सीमेटली बिलियन बेस पेयर्स, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। ये साइज होता है 3.2 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं। और ये टोटल 3.2 कितने में सेट हैं? 22 आपके ऑटोसोम्स हैं प्लस 1 आपका सेक्स क्रोमोसोम। इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं 3.2 बिलियन, इतने सारे न्यूक्लियोटाइड्स, और इनमें से कुछ कुछ मिला के जो है जीन्स बनाते हैं। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि 99.9% जो डीएनए होता है ये सारे इंडिविजुअल्स में सेम होता है। केवल वेरिएशन आती है 0.01%, जो कि हर इंडिविजुअल में यूनिक होता है। 99% डीएनए सारे इंडिविजुअल्स में सेम है, सारी ह्यूमन पॉपुलेशन में सेम है, 0.1% अलग अलग है। और 95% जो हमारा डीएनए है वो कोई भी प्रोटीन कोड नहीं करता। कोडिंग पार्ट सिर्फ जो है 5% वाला ही है। ठीक है, कोडिंग पार्ट सिर्फ 5% वाला ही है, लेकिन जो कि प्रोटीन बनाता है तरह तरह की, और जो 95% है इसमें ज्यादातर जंक डीएनए होता है। जंक डीएनए यानी कि वो कोई स्पेशल चीज जो है कोड नहीं कर रहा है, कोई प्रोटीन कोड नहीं कर रहा है, तो इस जंक डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं।
इस जंक डीएनए को सैटेलाइट डीएनए भी कहते हैं, जिसमें जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड मींस एटीजीसी का जो पैटर्न है वो कई बार रिपीट होते हैं और उसके लिए अलग अलग टर्म होता है, जिसे हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स भी कहते हैं। वी फॉर वेरिएबल नंबर, एन फॉर नंबर, टेंडम यानी टी और रिपीट्स, वीएनटीआर भी बोलते हैं, एसटीआर भी बोलते हैं, यानी शॉर्ट टेंडम रिपीट्स। इस तरीके के टर्म्स होते हैं और इनका सीक्वेंस उलटफेर होता है, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है। लगातार क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेशन होते हैं, म्यूटेशंस होते रहते हैं, सीक्वेंस चेंज होता रहता है। तो वही आपसे कहा गया कि जो 0.1% है वो हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है और उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो मेथड है इसको इन्वेंट किया था सर एलिस जेफरी ने। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लियासेस्टर में इन्होंने सबसे पहले, सर एलिस जेफरी ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड को। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, जो हमारा पूरा का पूरा डीएनए है, ये हमारा पूरा का पूरा डीएनए है, ये लीजिए। इस पूरे के पूरे डीएनए को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर देंगे। ये लीजिए, इस तरीके से बहुत सारे आ गए, क्योंकि इतने बड़े को तो स्टडी कर नहीं सकते हैं। हमें पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं, एंडोन्यूक्लियर अंदर स्पेसिफिक टारगेट साइट पे काटेंगे तो छोटे 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 पीसेस में उसको काटा जाता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को आरएफएलपी भी कहा जाता है। ठीक है, डीएनए प्रोफाइलिंग को आरएफएलपी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज होता है। रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट बनेंगे विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, उनकी लेंथ में, हर टू इंडिविजुअल्स की लेंथ में क्या क्या फर्क है, इज अ टेक्निक इन विच ऑर्गेनिज्म में बी डिफरेंशिएट बाय एनालिसिस ऑफ पैटर्न ड्राइव फ्रॉम क्लीवेज ऑफ देयर डीएनए। क्योंकि हर एक में मैंने जैसा कि आपको बताया, वीएनटीआर जो है, जो जंक डीएनए है, उसमें जो होमोलोगस पार्ट है, जो नॉन कोडिंग रीजन है, वो उनका सिस्टम अलग अलग है और लगातार म्यूटेशंस होने से न्यूक्लियोटाइड चेंज भी हो रहे हैं, तो उसमें अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, क्योंकि वो कुछ कोड तो कर नहीं रहे हैं, है ना। तो उसमें लगातार जो परिवर्तन आते रहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म जो मिल रही है, उसको स्टडी किया जाता है इसके थ्रू, आरएफएलपी के थ्रू। ठीक है, तो इस टेक्निक के थ्रू हमें क्या पता चलता है, वेरिएशंस पता चलते हैं होमोलोगस डीएनए सीक्वेंसेस में। होमोलोगस जो डीएनए सीक्वेंस है उसमें वेरिएशन क्या है, कितना ऊपर है, कितना नीचे है, क्या पैटर्न है। सो अ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इन डिफाइंड बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल्टरनेटिव एलील एसोसिएटेड विद रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट दैट डिफर इन साइज फ्रॉम ईच अदर। ऑल्टरनेटिव एलील है, लेकिन उस है, और क्यों है, क्योंकि उसका साइज अलग अलग है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म उसमें पाई जा रही है। सिमिलरली द वेरिएशन इन द रेस्ट्रिक्शन डीएनए फ्रेगमेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इज कॉल्ड आरएफएलपी। इसको आरएफएलपी क्यों कहते हैं, इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का यूज होता है। जब ये फ्रेगमेंट सेपरेट आउट हो जाते हैं तो इसके बाद इसको क्या होगा, ऑब्वियसली हम इसको जेल पर रन करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होगा, उसके बाद इसको एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, जिसे हम उस प्रोसेस को, जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने वाले प्रोसेस को सदर्न ब्लॉट कहा जाता है, और वहां पर उसके करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ उसको लाइगेट करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई इसका पैटर्न क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये एक पूरा लंबा प्रोसेस है, क्योंकि आपके कोर्स में दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा ब्रीफ तरीके से मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए इस डायग्राम से समझते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मेथड क्या है। लीजिए, यहां पर हमने एक, हमारा सैंपल साइज है, उससे हमने डीएनए निकाला, ये रहा हमारा डीएनए। इस डीएनए को हमने मॉलिक्यूलर सीजर मींस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, चॉपिंग की, तो हमारे डीएनए के कई सारे अलग अलग साइज के जो है डीएनए के फ्रेगमेंट्स हमें मिले। इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को हमने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया। ठीक है, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हमने किया तो जो बड़ा साइज था, जैसा मैंने आपको बताया, वो इतनी तेजी से भाग नहीं पाएगा, वो धीरे धीरे भागेगा, तो वो वेल के पास मिलेगा। तो यहाँ जो लॉन्ग फ्रेगमेंट्स हैं वो हमें वेल के पास मिलेंगे यहाँ पे, और जो शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होंगे वो दूर आ जाएंगे नीचे की तरफ। अब ये जेल तो कुछ दिनों में खराब हो जाता है, जेल सूख जाएंगे तो हमारा डीएनए खराब हो जाएगा, नहीं, हम क्या करेंगे, इस डीएनए को जेल से एक मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लेंगे, जिस पर हम सेफली इसको कई सालों तक
कई दिनों तक रख सकते हैं। तो हम इस जेल के ऊपर एक मेम्ब्रेन डालेंगे, जो मेम्ब्रेन है वो नायलॉन की भी हो सकती है या नाइट्रोसेल्यूलोज की भी हो सकती है। उस पर हम अपने डीएनए को इस पर ट्रांसफर कर देंगे। एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। क्या बोलते हैं? ब्लॉटिंग। जब हम डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे सदर्न ब्लॉटिंग। दिस इज फॉर डीएनए। अगर हम आरएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और अगर हम प्रोटीन को ट्रांसफर कर रहे हैं सेम मेथड से तो उसे हम बोलेंगे वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है। अब हमारा डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, हमने चॉप कर दिया था, ये चॉपिंग किया, यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, हमारा फ्रेगमेंट कौन सा है कौन सा नहीं है और इसका पैटर्न क्या है हम देखें कैसे? ठीक है। अब आप कहेंगे भैया आपने बताया था पिछली बार में ईटीबीआर डालकर देख लो, लेकिन वो तो जेल में था ना। ठीक है। और हमें इसकी प्रिंट भी लेनी है, फोटो भी लेनी है, रखना है, फिर ही तो स्टडी करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो डीएनए है अलग अलग साइज का, उसके साथ हमारे को सीक्वेंस पता ही होते हैं क्योंकि हमने डाइजेस्ट किया है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, हमें उसकी साइट्स पता है। तो हम इसके कुछ एक रीजन पे कॉम्प्लीमेंट्री जो है प्रोब लगा देंगे, उसके यानी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला डीएनए इस पर डालेंगे, जो जाके रेस्पेक्टिव जगह पर अपने कॉम्प्लीमेंट्री एरिया देखेगा और बाइंड कर जाएगा। ठीक है। और ये जो बाइंड करेगा इसके साथ लगा हुआ होगा एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि कलर दे दे या फिर उसकी रेडियो एक्टिविटी से एक्सरे फिल्म पर हमें बता दे। ठीक है। नॉन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी लगे होंगे, यानी कुछ ऐसी चीज लगी होगी जो इसके सबस्ट्रेट डालते ही क्या करे, अपना कलर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो उसको बोला जाता है प्रोब। इसको क्या बोला जाता है? प्रोब। ये होते हैं शॉर्ट सीक्वेंस, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रेच। तो जब हमने मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दिया तो इस मेम्ब्रेन को इंक्यूबेट करते हैं विद द लेबल्ड प्रोब। ठीक है। और इस प्रोब को फिर एक्सरे पर रखते हैं और एक्सरे टेक्निक के थ्रू ये जो फिंगरप्रिंट पे हमारे जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट किस फॉर्म में आए हैं, हमें यहां पर डीएनए का फिंगरप्रिंट मिल जाता है। समझ में आ गया? दोबारा बताऊं क्या हुआ। हमारा सैंपल था, सैंपल को हमने ये सैंपल को सेपरेट आउट किया डीएनए आइसोलेशन से, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने उसको क्या किया, डाइजेस्ट कर लिया छोटे छोटे टुकड़ों में। इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमने जेल पर रन कर लिया। जेल पर जो हमारा डीएनए था उसको हमने मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर लिया। मेम्ब्रेन नायलॉन भी हो सकती है और नाइट्रोसेल्यूलोज भी हो सकती है। इसको फिर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ, जिसको हम प्रोब कह रहे हैं, इंक्यूबेट किया कुछ दिनों के लिए, जिससे प्रोब के जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट था उसने हाइड्रोजन बॉन्ड उसके साथ बना लिया और ये प्रोब एक नॉन रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिव सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ था। ठीक है। और उस पर एक्सरे फिल्म पर जाते ही उसने जो है अपने फिंगरप्रिंट्स दे दिए और इस तरीके से हमें अपने डीएनए का फिंगरप्रिंट मिल गया। ठीक है। चलिए, सो द बेसिक टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग सच रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इन्वॉल्विंग फ्रेगमेंटिंग ऑफ अ सैंपल डीएनए, जैसा कि अभी हमने पिक्चर में देखा, बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है। और इसको हमने बोला रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इसके बाद क्या हुआ, इसको डाइजेस्टेड प्रोडक्ट की हमने क्या की, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। जेल से फिर हमने अपने डीएनए फ्रेगमेंट को मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दिया। अब चूंकि ये डीएनए है तो इसको हमने बोला सदर्न ब्लॉटिंग। किस लिए बोला इसको? क्योंकि ये डीएनए है। आरएनए होता तो हम बोल रहे थे नदर्न ब्लॉटिंग, प्रोटीन होता तो हमने क्या कहा था, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अब इसको फिर हमने हाइब्रिडाइज करा दिया इसको लेबल्ड डीएनए प्रोब से, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था हमारे डीएनए के जो हमने कट किए थे उनके साथ। और इस लेबल ने उसके साथ बाइंड करके हमने फिर डिटेक्ट किया इसको एक्सरे फिल्म में और हमें इंडिविजुअल लोगों का जो आरएफएलपी का क्या पैटर्न है वो हमारे को मिल गया। ठीक है। अच्छा, अब ये करने का फायदा क्या है, इतने सारे स्टेप्स हम कर क्यों रहे हैं, इसकी कोई एप्लीकेशन भी है? हाँ जी, बिल्कुल एप्लीकेशन है। फॉरेंसिक साइंस में इसकी एप्लीकेशन होती है। जब मालूम पड़ता है कहीं किसी का मर्डर हो गया है और एक से ज्यादा लोगों पर शक है तो क्या किया जाता है, फॉरेंसिक लैब में भेजा गया है सैंपल। आपको याद होगा कि बाल का टुकड़ा मिला था या नेल में फंसी हुई कोई खाल मिली थी,
बिल्कुल, जब हमारे को बहुत ही कम सैंपल मिलते हैं तो कैसे एनालाइज होगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से एनालाइज होता है कि असली में क्रिमिनल कौन था। पेरेंटिंग टेस्ट जब ये होता है कि भाई इस बच्चे का फादर कौन है या इस बच्चे की मदर कौन है, ठीक है? उस केस में भी पेरेंट की एनालिसिस करने के लिए भी ये बच्चा है किसका, वो उसी से मैच करेगा जो उसका फादर होगा, क्योंकि उस बच्चे के अंदर मदर फादर दोनों के जीन्स होंगे। ठीक है? एग्रीकल्चर में भी इसका यूज होता है, फूड इंडस्ट्री में, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में बहुत सारे यूज होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड्स के। ठीक है? तो जिसमें से एक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जो कि फॉरेंसिक साइंस के लिए है। सेम स्टेप्स जो आपको बताए थे वो यहाँ दिए हुए हैं। अब क्राइम सीन पर कोई एक सैंपल मिलता है जिसका बैंड पैटर्न ये आया हुआ है। ठीक है? सस्पेक्ट 1 का बैंड पैटर्न ये है, सस्पेक्ट 2 का बैंड पैटर्न ये है, सस्पेक्ट 3 का बैंड पैटर्न ये है। तो जो क्राइम सीन पर मिला है, यानी कि जिसका भी मर्डर हुआ है या जो भी वारदात हुई है, हमें देखना पड़ेगा वहां का जो डीएनए सीक्वेंस है, यानी कि ये किस किस से मैच कर रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि इस वाली लाइन में तो भाई ये सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2 से मैच कर रहा है, सस्पेक्ट 3 में तो ये है ही नहीं। ठीक है? अब क्या ये किससे मैच कर रहा है? तो भाई ये वाला भी जो है सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट तीनों से मैच कर रहा है। ये लीजिए, ये तीनों से मैच कर रहा है। ये वाला इधर है, नहीं है। ये वाला जो डीएनए का फ्रेगमेंट है, ये सस्पेक्ट 2 से मैच कर रहा है। ठीक है? ये वाला दोनों से मैच कर रहा है। लीजिए, और ये वाला लास्ट वाला जो है, ये वाला भी दोनों से मैच कर रहा है। तो सबसे ज्यादा मैचिंग किसके साथ हुई? सबसे ज्यादा मैचिंग देखिए, ये वाला प्रेजेंट नहीं है इसमें, इस वाले में प्रेजेंट है। ठीक है? और ये वाला भी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया है, ये वाला मेरे ख्याल से ये नीचे वाले से है, ऊपर वाले से है ही नहीं। यानी कि इन दोनों में प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। ये वाला यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है। मैक्सिमम जो है, देखिए ये वाला यहाँ प्रेजेंट है, ये वाले भी मैचिंग यहाँ है, ये वाले भी मैचिंग यहाँ है। मैक्सिमम जो है सस्पेक्ट 2 से ही मैच हो रहे हैं। ये वाला देखिए, यहाँ है, इसके पास है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ये वाला जो बैंड है वो यहाँ भी मैच है, यहाँ भी मैच है, यहाँ भी मैच है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है? इसके बाद ये वाला पैटर्न कहीं नहीं है। ये देखिए स्लाइटली नीचे है, ये वो ऊपर है, इसमें है प्रेजेंट, उसमें नहीं है। ये तीसरा, ये इसमें प्रेजेंट है, सॉरी इसमें नहीं है, इसमें प्रेजेंट है। ठीक है? ये चौथा, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें तो है ही नहीं। तो सस्पेक्ट 3 तो वैसे ही नलीफाई हो गया, ये तो है ही नहीं। ठीक है? यहां पर 1 2 3 4 4 बैंड मैच हो रहे हैं सस्पेक्ट 2 के साथ, जबकि सस्पेक्ट 1 के साथ केवल 2 मैच हो रहे हैं, 4 नंबर का और 2 नंबर का। ठीक है? बाकी 2 नहीं हो रहे। तो मैक्सिमम किसके साथ मैचिंग हो रही है? सस्पेक्ट 2 के साथ। तो इस तरीके से बैंड पैटर्न के थ्रू किसके साथ मैचिंग हो रही है क्राइम सीन के पर मिले हुए सैंपल से, हम ये फॉरेंसिक साइंस में पता लगाते हैं कि क्रिमिनल कौन हो सकता है। ठीक है? तो ये था आपका बचा हुआ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला पार्ट। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे। एक बार चैप्टर आप एनसीईआरटी से और पढ़ेंगे। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, राइट डाउन मी ऑन कमेंट बॉक्स, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। तब तक खूब खुश रहिए और खूब पढ़िए। नमस्कार।